छात्रों, मैं अभिषेक राजपूत आज हिंदी की क्लास लेकर के आया हूं आरआर कोचिंग क्लासेस में। काफ़ी सारे छात्रों का ये डाउट है, ख़ास तौर पर साइंस के जो छात्र हैं या अन्य जो बाहर मतलब कि काम वाम करते रहे या डायरेक्ट परीक्षा देने आए, उनका बहुत डाउट है कि पहला पेपर है हिंदी का, कहीं ख़राब ना हो जाए, है ना। एक पहला पेपर ख़राब होता है, फिर मोरल डाउन हो जाता है बच्चों का, और आगे आने वाले जो भी पेपर होते हैं उन्हें वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इस पे के जो वो विकल्पी आएंगे 10 नंबर के गद्य और पद्य के, उन्हें रचनाएं क्या हैं, कैसे क्या पढ़ेंगे, कौन सी आ जाएगी, कितने कम नंबर आएंगे, है ना। तो आज उन सभी डाउटों को क्लियर हम इस वीडियो में करेंगे, और उसके साथ ही साथ जो आपके और भी जो डाउट होते हैं, ख़ास तौर पर कि खंड काव्य क्या है, कैसे क्या पढ़ें, कौन से नंबर कन्फर्म होते हैं कि हाँ इनमें से सर इतना आ जाएगा, ये हमारे पक्के नंबर हैं, है ना। तो उन बातों पर भी हम लोग आज गौर फरमाएंगे, और कोशिश यही रहेगी कि 22 फरवरी को आपका पेपर है, 24 घंटे ही आपके बीच में है फिलहाल में देखा जाए तो। है तो खैर अभी 2 दिन, दूसरे दिन है आपका, है ना, लेकिन फ़िलहाल में अभी तो जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक आपके पास 24 घंटे ही बचेंगे मुश्किल से, है ना। उतने टाइम पर अगर आज इस वीडियो वाली बातें अप्लाई आप कर पाए तो कम से कम जो अधिकतम नंबरों की संख्या होगी वो 70 से 80 के करीब पहुंचने के चांसेस हैं खूब अच्छे से। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो आराम से 60 के पार पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो सबसे पहले हिंदी में आपके बहुविकल्पी जो आएंगे वो आपके 10 नंबर के आएंगे। 5 नंबर आएंगे गद्य के इतिहास से, और 5 नंबर आते हैं आपके पद्य के इतिहास से। जो गद्य के इतिहास से आएंगे उसमें रचनाएं वगैरह पूछी जाती हैं। खासतौर पर ये रचनाएं पूछी जाती है जैसे कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है। तो इसमें बच्चों को काफ़ी सारा डाउट होता है, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि गोरा बादल की कथा इसके लेखक थे जटमल, ठीक है, उनकी है। कुछ लोग मानते हैं कि चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की। जो भी दिया हो ऑप्शन में लगा सकते हो, 2 कवि दिए नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा आपको। दूसरा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ना, यूपी बोर्ड को बहुत ज़्यादा प्यार है उससे कि हिंदी बोर्ड का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो वो है आपका लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित उपन्यास है परीक्षा गुरु। ऐसे ही आपका है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो वह इंदुमती, ठीक है। पहला नाटक कौन सा है, अच्छा इंदुमती की जो रचना है वो है किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है। इसके बाद में आता है पहला नाटक कौन सा है, तो वह है वो आपका गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का है नहुस, ठीक है। इसके बाद में आता है कि हिंदी का पहला यात्रा वृतांत तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, वो है आपका सरयू पार की यात्रा। तो इनमें से एक ना एक आपको कंफर्म देखने को मिलेगा पेपर में, 1 नंबर आपका ये तो कंफर्म ही होगा, है ना। कुछ और भी हैं जैसे कि महादेव वर्मा की रचनाएं याद करके जाएंगे, ठीक है, यामा, पथ के साथी, ठीक, और भी बहुत सारी हैं ऐसी। आपका कानो है जयशंकर प्रसाद का की याद करके जाएंगे, झरना, कामायनी, आंसू, कंकाल, तितली हैं, इरावती, और उनका सबसे ज़्यादा एक नाटक पूछा जाता है स्कंदगुप्त, ठीक है, खास तौर पर उसको याद रखेंगे। इसके बाद में और भी आते हैं जीवनी में आपका कलम का सिपाही, ये जीवनी है आपकी प्रेमचंद जी की है और इसको लिखा है अमृत राय ने। ऐसे एक और आती है विष्णु परिवार की आवारा मसीहा, उसको भी याद करके जाएंगे। इसके बाद में और है आपका नूतन ब्रह्मचारी, वो बाल कृष्ण भट्ट की है ना। इसके बाद में और आपकी है मेरी असफलताएं, ठीक है, बाबू गुलाब राय की। तो ये कुछ ऐसी हैं। महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र, रामवृक्ष बेनपुरी की हैं माटी की मूर्तें। तो कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है। और जो भी आप जिस मॉडल से तैयारी करोगे उसके पहले प्रश्न पर या दूसरे प्रश्न पर आराम से मिल जाएंगे आपको। और कोशिश ये करेंगे जो ज़्यादा सनों वाले हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और इनको जब करेंगे ना तो उसमें एक चीज़ याद उस पर गौर पर फरमाएंगे उसमें कि जैसे कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किस लेखक का है, ठीक। तो ये चीज़ें जो है या नहीं शब्द दिए होंगे उन पर थोड़ा प्रश्नों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। तो ये तो हो गई आपको बहुविकल्पी की बात जो आपको खुद से स्वयं से तैयार करने होंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका उसके बाद गद्यांश और पद्यांश, ये आपके 10-10 नंबर के आते हैं। जब भी गद्यांश करेंगे तो एक चीज़ ख्याल रखेंगे, जो गद्यांश दिया हो उसके 2 शब्द आगे करके लिखने के बाद में डैश डैश लगा देंगे काले पेन से, और काले पेन से वही कर देंगे, ठीक है। नहीं तो कल
हम लोगों की जो लाइव क्लास आएगी तो कल के लिए मैं बता दूं, आपको रजत सर भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे और आनंद सर भी मिलेंगे आपको, जो पूरी जानकारी दे देंगे कि पेपर को कैसे करना है, क्या क्या ले जाना है पेपर में, परीक्षा कैसे देंगे, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इस बारे में पूरी जानकारी उसको उस वीडियो में आपको मिल जाएगी अच्छे से, है ना। तो इसमें गद्यांश और पद्यांश में क्या होता है, कुछ लड़के करते हैं कि बस संदर्भ और व्याख्या कर देते हैं। नहीं भाई, संदर्भ हेडिंग डालनी है, संदर्भ भी लिखना है, उसका व्याख्या भी करनी है, उसके बाद में काव्य के सौंदर्य तत्व वो भी नीचे हेडिंग डाल देनी है, ठीक है। वो भी जो भी होंगे वो भी लिखना है, उसमें जो भी गुण वगैरह आते हैं, है ना, छंद वगैरह आते हैं वो भी डालने होते हैं। इसके बाद में काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन था गुरुजी साहित्यिक परिचय में। जो साहित्यिक परिचय आएंगे वो आपके 2 दिए होंगे, एक गद्य में अथवा में 4 दिए होंगे, कोई एक करना होगा, ठीक है। और पद्य में दिए होंगे 4 में से कोई एक करना होगा, 4 या 3 दिए होंगे। और गद्य और पद्य में 5-5 नंबर के साहित्यिक परिचय आते हैं। लड़के ये सोच लेते हैं कि उसमें सर साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियाँ बताइए, ये दिया होता है, 3 नंबर का साहित्यिक परिचय होता है, 2 नंबर की कृतियाँ होती हैं, ठीक है। तो तुम्हें मैं बता दूं कि साहित्यिक परिचय जब भी आएगा, साहित्यिक परिचय आ जाए या जीवन परिचय आ जाए, साहित्यिक परिचय जब भी किसी का आता है, किसी के बारे में तुम लोग बताते हो, तो कम से कम तो उनका वो कहाँ पर जन्मे हैं, उनके पिता माता पिता, वो तो बताना पड़ता है भाई। इसलिए बेहतर है कि सबसे पहले डालोगे, पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय। 3 लाइनें लिखनी है, 3 लाइनों में लिखना क्या है, सन जब वो जन्म लिया था, स्थान, माता पिता का नाम, ठीक, उसके बाद में उनकी मृत्यु, उसके बाद में साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की और किसमें उनकी रुचियाँ थीं, उनके बारे में बताना है। उसके बाद कृतियों में मात्र 3 से 4 कृतियाँ, ठीक है। उसके बाद में साहित्य में योगदान, ठीक है। ये 4-5 हेडिंगें पड़ जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं डालना है उसमें। लव में 1.5 पन्ने पे आना चाहिए आपका, ठीक है। 1.5 पन्ने पर या 1.5 पेज पर या 2 पेज पर आ जाएगा आराम से, तो 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। लव में 2.5 पेज का एक होता है, वहाँ पर लिखा होगा 80 शब्दों में, 80 शब्दों पर ध्यान नहीं देना है। पहली बात तो ये कि 80 शब्दों में मात्र तुम्हारे 10 लाइनों में 8-8 शब्द आ जाते हैं, कभी भी उतने में नहीं होता है ना, उतने में कोई भी तुमको एग्जामिनर नंबर देगा, पहली बात तो ये, ठीक। दूसरी चीज इसमें देखेंगे आप लोग कि कहानी का सारांश आता है, बहादुरिया, पंचलाइट, ठीक है, ध्रुव यात्रा भी दी होगी, लाठी हुई, 4 आपके में कहानी वृतांत हैं, उनके सारांश लिखने को आ जाएंगे या कथानक आ जाएगा, ठीक। उसमें से 2 कहानियां याद रखेंगे, बहादुर और पंचलाइट, 2 में से कोई एक ना एक आपको पेपर में जरूर मिल जाएगी, ठीक है। 5 नंबर की आती है, ज़्यादा फालतू इतना लिखना नहीं है उसमें। जैसे कि बहादुर में तो एक नेपाली लड़का था, वहाँ पर उसने वहाँ पर घर से भाग करके आया था और किसी के घर पे नौकरी की थी और उसके मालिक ने उसे मारा, तो ऐसे करके बहुत शॉर्ट में, मुश्किल से 1 से 1.5 पेज, इसको भी 1 से 1.5 पेज में निपटा देना है। पंचलाइट भी इसी प्रकार निपटा देनी है, ज़्यादा उसके पात्रों को बताना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आता है खंड काव्य। खंड काव्य बहुत जरूरी था, खंड काव्य के लिए मोस्टली हमने ये बताया भी था। अच्छा, खंड काव्य में लड़के लोग उसमें बहुत सारे आ जाते हैं खंड काव्य तुम्हारे, ठीक है। और तुम लोग क्या करते हो, जो तुम्हें महाभारत या किसी और का भी पता होता है, जो भी आसान लगता है वही छाप देते हो, उससे नहीं होता भाई। यूपी में 75 जिले हैं और कुछ जिलों का अलग अलग बटा होता है। जैसे कि आप लोगों के लिए मैं बता दूं, इलाहाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद जो तुम्हारा मॉडल है उसमें फर्रुखाबाद दिया होगा, कन्नौज नहीं दिया होगा, ठीक है। कन्नौज स्पेशल है ना, कि आपका जो कन्नौज है, ठीक है, कन्नौज, ठीक। इलाहाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सीतापुर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, अलीगढ़ और सोनभद्र, ये जो जितने जिले दिए हैं इनके लिए सिर्फ एक ही आपका खंड काव्य है, ठीक है। उसमें अथवा करके बहुत सारे दिए होंगे, ठीक है। लव में 12 से 15 क्वेश्चन होंगे अलग अलग, किसी को भी टच नहीं करना है। जहां पर आपको दिख जाए आलोक वृत्त, क्या दिख जाए आपको, जहां पर आपको आलोक वृत्त दिख जाए, आलोक वृत्त दिख जाए, बस आलोक वृत्त वाला ही लिखना है, वहां पर हेडिंग डाल देनी है, खंड काव्य में आलोक वृत्त डाल देना है। आलोक वृत्त में भी कई सारे सर्ग हैं, 8 हैं समथिंग में, ठीक है, 8 हैं खंड, उनके भाग हैं, तो उनको बिल्कुल टच नहीं करना है। क्या करना है उसमें, गांधी जी का चित्रण अथवा में दिया होगा, गांधी जी का चरित्र चित्रण, या आ जाएगा कि आलोक वृत्त के नायक का, आलोक वृत्त के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए या प्रमुख महानायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। कन्फर्म है, ये पक्का मिलेगा, ये 5 नंबर कन्फर्म होते हैं,
इनमें से ये 5 कन्फर्म है। इनमें से हमने साहित्यिक परिचय में बताया आपको, जयशंकर का याद करके जाओगे गद्य में, है ना, और पंत का, है ना, इसके बाद में महादेवी वर्मा, ठीक, इसके बाद वो सॉरी ये आपके कानों पद में थे, ठीक है। इसका वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, और हरिशंकर परसाई। इन तीन याद कर लो, 3 में से आराम से एक आपको कंफर्म मिलता है इसमें, ठीक है। आते हैं चित्र चित्रण की बात करते हैं। तो चित्र चित्रण में करना क्या है आपको, लगभग में 14 से, हर एक मॉडल में 14 से 15 हेडिंगें पड़ी होंगी। आपको मात्र 10 से 11 हेडिंगें ही लिखनी है, और उसमें जो भी 2 श्लोक लिखे हैं वो सब कुछ छोड़ देना है। सिंपल भाषा में उनकी हेडिंगें भी याद कर लो। आरंभिक जीवन की दुर्बलताएं, पहली हेडिंग डाल देनी है, ठीक। गांधी जी का चित्रण हेडिंग डाल करके अच्छे से पहली हेडिंग डालोगे, आरंभिक दुर्बलता। इसमें क्या लिखना है, इसमें सिर्फ इतना लिखना है कि उन्होंने अपनी शुरुआत की दुर्बलताओं को दूर करके, ठीक है, अपने आत्मबल को प्राप्त किया, बस इतना ही। देश प्रेम, वो देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, बस इतना काफ़ी है। 1 लाइन ऊपर 1 लाइन नीचे छोड़ दोगे, 4-5 लाइनों में एक हेडिंग आ जाएगी। और एक तुम्हारा जो बोर्ड, यूपी बोर्ड की जो कॉपी होगी, उसका जो पन्ना होता है, ठीक है, उसमें मात्र आपकी 18 से 20 लाइनें होती हैं, ठीक है। और ऐसे करोगे ना तो 3 हेडिंगें ही एक पेज के लिए इनफ है बराबर। इस प्रकार आपका ये जो आलोक वृत्त है वो आराम से आपका लगभग में 1.5 पेज पे, यानी कि 3 पेज पर आ जाना चाहिए, ठीक है। तीसरी हेडिंग पड़ेगी आपकी सत्य व अहिंसा के उपासक। गांधी जी सत्य और अहिंसा को इन्होंने धर्म माना और उसी का वो समर्थक करते रहे, ठीक है। पुरुषार्थ और ईश्वर में आस्था, उन्होंने कभी भी भाग्य को नहीं माना। भाग्य से ऊपर किसको माना, अपने पुरुषार्थ को माना और भगवान पर भरोसा किया कि अगर हम में हिम्मत है तो भगवान स्वयं साथ देगा, ये नहीं कि भगवान के भरोसे बैठे, ठीक है। उसके बाद सदाचरण और मानवीय मूल्यों का सम्मान। तो गांधी जी हमेशा अच्छे आचरण का सम्मान करते थे और मानवीय मूल्यों को उन्होंने सर्वोपरि रखा, है ना। एक पहले मानवता, उसके बाद में जाति धर्म ये और सब कुछ, ठीक है। उसके बाद जनतंत्र में आस्था। तो गांधी जी की जनतंत्र में बहुत ज़्यादा आस्था थी, ना कि राजतंत्र में और ना तानाशाही में। वो मानते थे कि लोगों का ही शासन सर्वोपरि है, ठीक। राष्ट्रीय एकता के पक्षधर, तो गांधी जी मानते थे कि राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, है ना, देश पूरा एक हो। यहाँ क्योंकि हमारे भारत देश में भैया कई सारे अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ थी, तो सभी मिलजुल करके एक होकर के रहें। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, है ना। तो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, उन्होंने दोनों को एक लाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। हरिजनोद्धार, तो गांधी जी ने जो निम्न वर्ग था उसको क्या कहा, भगवान के लोग कहे, क्या कहे कि ये हरि के जन हैं, हरि के लोग हैं, भगवान विष्णु के लोग हैं भाई, है ना। इसलिए उनका उद्धार किया, क्या किया, उद्धार किया, उनको भी उसमें न्याय दिलाया। इसके बाद में स्वदेशी व खादी वस्तुओं को महत्व, यानी कि उन्होंने जो देश की वस्तुएं हैं उनको महत्व दिया है और विदेशी जो वस्तुएं थी उनको त्यागा है, ठीक है। इसके बाद में सत्याग्रही, तो ये बहुत बड़े सत्याग्रही थे क्योंकि उन्होंने अपनी सत्य की बात पर डटे रहे और सत्य का ही आग्रह करते रहे हमेशा, ठीक है। आत्मविश्वासी, ये बहुत बड़े आत्मविश्वासी थे, ये हमेशा अपना, इनका आत्मविश्वास कभी भी डिगा नहीं, इन पर इतनी घोर विपत्तियां तब भी, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें आप बना सकते हो, और भी हेडिंगें आ जाएंगी इसमें, मैंने कुछ ही हेडिंगें इसमें ली हैं, ठीक है। 10-12 हेडिंगें ली, इतनी इनफ है, इतने में आपको 5 नंबर ये कन्फर्म होते हैं। समझ में आ गई। आलोक वृत्त के अलावा कुछ नहीं, गांधी जी का जहाँ चित्र दिख जाए वही हेडिंग डाल देना है और ये हेडिंगें याद कर लेना है, ठीक है। जिसको ना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है वो आराम से अच्छे से। इसके बाद में आपका आता है इसमें संस्कृत का गद्य और पद्य, ये आपके 7-7 नंबर के आते हैं। संस्कृत में जो गद्यांश आएगा वो 7 नंबर का आएगा, पद्यांश आएगा वो 7 नंबर का आएगा आपका। इसमें एक चीज़ याद रखें, गद्य में मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, देखो तुम्हारे में एक चैप्टर है संस्कृत भाषाएं, ठीक, ये पहला चैप्टर है तुम लोगों का। और ये मान के चलो जिस भी स्टैंजा में संस्कृत शब्द आ जाए, क्या आ जाए, संस्कृत शब्द मिल जाए, तो आराम से कम तो 2 नंबर तो तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे उसमें कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाएं नामक पाठ से लिया गया। 2 नंबर तो कन्फर्म हो गए तुम्हारे लल्ला, ठीक। विसर्ग वो सब हटाए गए, वैसे ही अगर उतार भी दोगे ना स्टैंजा, है ना, तो भी तुम्हारे 4 नंबर का जो, फिर देख लेते हैं संस्कृत में तुम्हारा जो गद्य का पोर्शन है, ठीक है, 7 नंबर का आएगा। 7 नंबर में हमने बताया था कि
जिस स्टेंजा में 2 स्टेंजा मिलेंगे अथवा में एक कन्फर्म होगा, इसी से निकलेगा, देख लेना अच्छे से, ठीक है। कि संस्कृत भाषाएं, जहाँ जिस स्टेंजा में हमने बताया था कि संस्कृत शब्द दिया हो, कहीं पर भी तुम्हें संस्कृत लिखा मिल जाए, है ना, आराम से संदर्भ डाल देना, कह देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाएं नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित हुआ है, ठीक है। अगर वहाँ पर एक और लास्ट वाला पार्ट था तुम्हारा मदन मोहन मालवीय, वहाँ पर आपका आएगा एक, उसमें भी संस्कृत वाला शब्द दिया गया है। नहीं तो कहोगे नहीं गुरुजी ने तो कहा था कि किसी भी संस्कृत मिल जाए तो उसी में यही वाला चैप्टर हो जाएगा, नहीं, जिस पर भी हिंदी संस्कृत इकट्ठा लिखा मिले, क्या लिखा मिले, हिंदी संस्कृत इकट्ठा मिले तो वो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से, ठीक है। तो ये 2 नंबर तो तुम्हारे कन्फर्म हो गए, 2 का है 4, ठीक है। ये भी इसमें देखो हमने कन्फर्म कर दिया, इन दोनों में से एक कन्फर्म आपको मिलना है। पद अपना देख लेंगे, एक ही चैप्टर तुम्हारे में पद का, ठीक है, वो सदाचार उपदेश वाला होगा, उसमें से देख लेंगे, कोई ना कोई एक मिल जाएगा। 2 नंबर के मुहावरे आएंगे, मुहावरे थोड़ा बहुत देख लेंगे, नहीं तो इतना तो कॉमन सेंस होगा, इंटर में आ चुके हो भाई तो आराम से उसके अर्थ निकाल सकते हो, ठीक है। वाक्य प्रयोग तो करना तुम लोगों के बाएं हाथ का खेल है भाई। अनेकार्थी शब्द, तो अनेकार्थी थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे, थोड़ा दिख के आएंगे। 2 नंबर के आएंगे सूक्ष्म अंतर, यानी सूक्ष्म शब्दों में कुछ अंतर होता है, जैसे कि भुवन और भवन। तो भवन का मतलब होता है क्या होता है भवन का मतलब? भवन का मतलब होता है मकान या घर, ठीक है, और भुवन का मतलब होता है संसार, ठीक है। ऐसे ही आय और आयु, आय का मतलब होता है आमदनी, आयु का मतलब होता है उम्र, ठीक। तो इस प्रकार के ये शब्दों को थोड़ा बहुत देख लेना, जिसमें भी सने पड़ी हो वो वाले देख लेना, काम हो जाएगा। अगर मुझे थोड़ा बहुत समय मिला तो इस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर में। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, कुछ वाक्य दिए होंगे उसमें कारक संबंधी, लिंग संबंधी ऐसी शुद्धियाँ होंगी, समझ में कुछ नहीं आया होगा, समझे दोबारा। वाक्य दिए होंगे उसमें ये देखना है कि भैया वाक्य में गलती का है, ठीक है। कहीं पर मान लो सीता गाता है, क्या होना चाहिए, सीता गाती है, ठीक है। राम ने उससे कहा, वहां पर ने हटा के राम कहा उससे, तो क्या राम ने कहा उससे, तो ने आ गया। तो ऐसी गलतियां होंगी, त्रुटि मार्जिन 2 नंबर का वो मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। इसके बाद में आते हैं काव्य के सौंदर्य तत्व, ठीक है। काव्य के जो सौंदर्य तत्व होंगे उनमें से आपको रस आ जाएंगे, छंद आ जाएंगे, अलंकार आएंगे। एक चीज याद रखना है इसमें, करुड़ और श्रृंगार 2 याद करके जाना है, करुड़ और श्रृंगार और हास 3 याद करना है, 3 में से कोई एक आराम से तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और एक और बच्चे लोग क्या करते हैं कि जब भी रस लिखते हैं तो रस में क्या करते हैं वो लोग कि रस की परिभाषा डाल दी, एग्जाम्पल दे दिया, हो गया खत्म। नहीं भैया, लास्ट में ये भी उसमें डालना है, उसको करना है कि इस उदाहरण में ये दिया गया, इसलिए यहाँ पर ये रस है या ये छंद है या ये अलंकार है, ठीक है। छंद में मात्राओं का विशेष याद रखो, मात्राएं अगर याद है, जैसे कि दोहा में क्या होता है, तो पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11, दोहा का उल्टा सोरठा होता है भैया, तो सोरठा में क्या होता है, सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 होगी और दूसरे और चौथे में 13-13। गिनने की तरीका हमने बता दिया, जो आधा अक्षर होता है या जिसमें छोटी मात्रा होती है उसको एक मात्रा करते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा चढ़ी हो उसमें 2 मात्रा गिन लो, बहुत आसान है, ठीक है। अलंकार में भैया यमक और श्लेष, ठीक है, और उत्प्रेक्षा उपमा, ये 4 कर लो, 4 में से एक मिल जाएगा, ठीक है। और ये भ्रांतिमान संदेह ये सब भूल जाओ, कुछ नहीं होगा उससे। इसके बाद में आते हैं इस साइड, ठीक है। इसके बाद लास्ट में तुम्हारा आएगा एक पत्र में हमने 2 पत्र बताए थे आप लोगों को, एक तो गंदगी, मोहल्ले में जो व्याप्त गंदगी है उसकी शिकायत के लिए, चाहे वो आपका कानून जिलाधिकारी को आ जाए, ठीक है, या मान लो अपर जिलाधिकारी को आ जाए, है ना, या प्रधान को गंदगी की शिकायत के लिए पत्र, या मलेरिया वगैरह फैली बीमारी के लिए हो जाए, सभी का एक ही होता है, कोई परेशानी नहीं इसमें, एक ही याद करके जाएंगे, या फिर बैंक ऋण के ऊपर एक याद करके जाओ, तो 6 नंबर ये कन्फर्म हो जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। क्योंकि देखो 2 ही पत्र तो याद करने हैं भाई, थोड़ा तरीका देख लो, बीच में भाषा अपनी डाल दो, है ना, कि हमारे मोहल्ले में इतनी फैली है और प्रधान को हमने पत्र लिखा, उसने सुना नहीं भाई, इसलिए आपको पत्र लिखना है, कृपया समय कीजिए, ऐसे करके बना सकते हो आराम से। बस पत्र लिखने में ये चीज़ें याद रखेंगे कि किसके द्वारा पत्र लिख रहे हो, तो शब्द कहाँ पर लोगे, डेट कहाँ पर पड़ेगी और कहाँ पर क्या लिखना है, विषय भी बीच में डाल देना कि शिकायती पत्र है या ऋण के लिए या शिक्षा ऋण के लिए, ऐसे वो विषय भी डाल देना है,
ठीक है, भले ही वो दूसरे में चला जाए, वो चीज़ अलग है। उसके बाद में लास्ट आता है आपका सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, जो सभी को फ्री में नंबर मिलते हैं, है ना, वो आता है आपका निबंध। निबंध आपका 9 नंबर का आता है भाई। तो इतना तो टाइम सभी के पास बचना चाहिए कि 3 घंटे में लगभग में ये जितना भी हमने बताया है वो कायदे से करेंगे सभी लोग, ठीक है। उसके बाद में लगभग में अपने तुम्हारे पास 20 मिनट तो लास्ट के बचने चाहिए निबंध लिखने के लिए, क्योंकि 9 नंबर का है भाई, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी कुछ जाएगा तो 9 नंबर में कम से कम तो 5 या 6 नंबर तो कन्फर्म होते हैं, जिसकी राइटिंग या लिखने का तरीका सही होगा तो उसका तो बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। अब देखो निबंध किस पर हमने बताए थे, तो साइंस पर, हाई स्कूल से पढ़ के आ रहे हो लल्ला, है ना। विज्ञान पर, विज्ञान वरदान या जो भी आ जाए, ठीक है। पर्यावरण, जनसंख्या, बेरोजगारी और मेरे प्रिय कवि। प्रिय कवि हमने क्यों डाल दिया इसमें, वो ऐसे ऐरा गैरा डाल दिया, क्यों, क्योंकि तुम्हारा भैया जयशंकर पंत, महादेव वर्मा, ये तो पढ़ के ही जाओगे, ये पढ़ के जाओगे, है ना। तो इनमें से आराम से इसको बना सकते हो मेरे प्रिय कवि। आप कहोगे गुरु जी ये तो हमने 1 पेज के लिए पढ़ा था, और आप कह रहे हो कि आराम से 3-4 पन्नों में, 3-4 पेज पे आना चाहिए। तो उसके लिए हमने बताया भैया थोड़ा डिटेल में पढ़ो, तभी तुमने कहा जीवन परिचय और ये सब पढ़ के आना है ना। नहीं तो पर्यावरण, ये दो इनमें से आराम से एक मिल जाएगा तुम लोगों को, ये कन्फर्म है, एक ही मिलेगा, सभी नहीं मिलेंगे। और भी अलग अलग निबंध, आतंकवाद पर आता है, महिला शिक्षा के ऊपर आता है, नैतिक शिक्षा के ऊपर आता है, शिक्षा में खेलकूद का स्थान आता है, बहुत सारे आते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर निबंध लिखें कैसे जो हमें नंबर पूरे के पूरे प्राप्त हों, भरने का तरीका क्या है। तो मैं एक छोटा सा पर्यावरण लिया है हमने, पर्यावरण पर निबंध आपको बताते हैं लिखना कैसे है। सबसे पहले हेडिंग डालोगे पर्यावरण, क्या डालोगे, पर्यावरण। फिर हेडिंग डालोगे प्रस्ताव, पर्यावरण प्रदूषण है, ठीक है। पर्यावरण ये नहीं कि पर्यावरण अच्छा, पर्यावरण प्रदूषण है ना, तो पर्यावरण प्रदूषण हेडिंग डालोगे। फिर डालोगे हेडिंग प्रस्तावना। कुछ बच्चे क्या करते हैं रूपरेखा भी डालते, तो अगर समय है तो रूपरेखा भी डाल दो, उससे क्या होगा आधा पेज तुम्हारा भर जाएगा आराम से, 8-10 लाइनें भर जाएंगी रूपरेखा में। रूपरेखा में करना क्या होता है, रूपरेखा हेडिंग डाल करके जो भी तुम्हें उसमें लिखना है, जितनी हेडिंग डालनी है वो सारी हेडिंग उसमें छाप दो नीले पेन से, ठीक है। वो नहीं डालना है तो सीधा सीधा प्रस्तावना डालो। प्रस्तावना में डालना क्या है कि हमारे जो आसपास का वातावरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं, और पर्यावरण में अगर कोई भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है तो हमारे लिए कितनी हानियाँ होंगी, क्या क्या मुसीबतें आएंगी, वो सब उसमें लिख देना है खूब अच्छे से अपनी भाषा में, है ना, ठीक। उसके बाद में डालना है अर्थ, कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर एक संतुलित गैसों का एक मिश्रण है, खूब साइंस में अच्छे से पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा खूब अच्छे से, है ना। और उसमें कोई कमी या बढ़ोतरी, जो एक संतुलित जो अनुपात होता है उसमें कमी या बढ़ोतरी हो जाती है तो उससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, इससे बहुत सारी हानियाँ होती हैं, यही सब होता है, ठीक। उसके बाद में प्रकार में अब जैसे कि वायु प्रदूषण डाल ली, वायु प्रदूषण कैसे फैलता है ना, उससे हानियाँ क्या होती है इतनी डालनी है, उपाय कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि धुएं से, या मान लो जो वाहन चलते हैं डीजल पेट्रोल वाले, वहाँ से प्रदूषण होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस की बीमारी होती है ना, और फेफड़ों में बीमारियाँ हो जाती हैं, खांसी वगैरह हो जाती है, ठीक है। लोगों की उम्र कम हो जाती है, ये सब लिख देना है। जल प्रदूषण में क्या होता है भाई, तो जल प्रदूषण में कानों तुम्हारे ये जो रसायन तत्व जो डाले थे वो भी बह करके जल को प्रदूषित करते हैं। कानों तालाब वालाब गंदे हो जाते हैं, कई सारे जीव हो जाते हैं, उनको हम खाते हैं तब हमें नुकसान हो जाता है। या गंदा पानी पीने से हम लोगों को काफ़ी सारे ये मिनी माता रोग, है ना, और भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, आजकल डीजे का तो चलन नहीं है भैया, है ना। अभी देखो बारातें तो चल ही रही तुम्हारे सीजन में भैया, डीजे चल रहे हैं। आज दुनिया में हर चौथा व्यक्ति बहरा है, क्योंकि ईयरफोन लगाए हैं, लीड लगाए हैं, ब्लूटूथ लगाए हैं भाई, है ना। तो बहरापन का तो शिकार ही हो रहा है, तो ध्वनि प्रदूषण भैया फैल रहा है। रासायनिक प्रदूषण कह दो या मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या होता है, तो तुम आजकल भैया प्लास्टिक फेंक रहे हो बहुत ज़्यादा, प्लास्टिक के कण भी देखो वायु में भी जा रहे हैं भैया, वो इतने जो माइक्रो कण होते हैं प्लास्टिक के वो तुम्हारे अंदर भी जा रहे हैं भैया, खून में भी मिल रहे हैं। उसके बाद में तुम्हारे जो भी दवाएं रासायनिक चीज़ें आती हैं वो भी बह करके कहाँ जाती हैं, तुम्हारी मिट्टी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस बात से मृदा प्रदूषण हो जाएगा तुम्हारा, कि मृदा की उपजाऊता घट रही है। रासायनिक आजकल कोई घुरूर नहीं डालते भैया, कोई भी जैविक खाद नहीं डालता है, बस जल्दी से कानो इंजेक्शन लगा दो उसमें, और ना हो तो रासायनिक खादें डाल दो तो जल्दी से उपजाऊपन बढ़ जाता है, लेकिन मृदा की जो उर्वरता होती है, उपजाऊपन, वो खत्म हो जाता है, बंजर हो रही है भूमि, ठीक है। तो रेडियोधर्मी क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, तो आजकल तो परमाणु बम फूट रहा है ना। अभी गैस, भोपाल गैस
कांड हो गया था, है ना, कई सारे लोग विकलांग हो गए थे, कई सारे लोग मर गए थे अचानक ही, पूरी ई कानो रात में, ई कानो सभी लोग निपट गए थे, ठीक है, 1000-1200 लोग इकट्ठे। तो ये रेडियो ध्वनि प्रदूषण, जापान नागासाकी, आज भी वहाँ के लोग विकलांग पैदा होते हैं, इतना खतरनाक। इसके बाद में डालोगे नियंत्रण के उपाय। देखो जब हमने ये प्रदूषण पढ़ा है तो एक पेज पर तुम भैया 2 हेडिंग तो डाल ही सकते हो, ठीक है, नहीं तो 1.5 पेज पे तो आनी नॉर्मल है भाई, है ना। इस प्रकार से तुम्हारा प्रस्तावना और अर्थ में 1 हो गया, प्रकार में तुम्हारे 2 और 2 यानी कि 3 पेज, और ये 4 पेज और 1 पेज तुम्हारा नियंत्रण के उपाय। वायु प्रदूषण कैसे हम बचेंगे, जल प्रदूषण से 2-2 लाइनें तो लिखोगे, 2-2 पॉइंट लिखोगे भैया, तभी तो तुम्हारे 1 2 3 4 5 प्रदूषण है, 5 दूनी 10 लाइनों में आराम से आधे से ज़्यादा पेज भर गया। लास्ट में उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखोगे, तो उपसंहार में बता दें, उपसंहार में सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है, पूरा निचोड़ लिखना है कि आजकल जो प्रदूषण हो रहा है हम इंसानों की वजह से ही हो रहा है। हम लोग उन्नति की कगार पर, मतलब कि आधुनिकता का बहाना ढो करके इतना हम लोगों ने अत्याचार किया पृथ्वी के ऊपर, पेड़ काट दिए आधुनिक के मकान बनाने के चक्कर में, है ना, तो नदियों पर बांध बना दिए बिजली बनाने के लिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने प्रकृति के विरुद्ध कार्य किए हैं, और आधुनिकता के चक्कर में हम खुद का ही विनाश कर रहे हैं। आजकल कोरोना जी महामारी बीमारी फैल रही है भैया, ये प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग है, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई गर्मियों में, है ना, बेमौसम बरसात हो रही है, तेजाबी बारिश हो रही है, तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, आराम से लिख सकते हो। इस प्रकार हमने बताया कि एक पर्यावरण प्रदूषण पर कैसे निबंध लिखा जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, याद करने की जरूरत भी नहीं है, एक बार पढ़ लो, उसके बाद बना भी सकते हो अपने अंदर से, बनाया बहुत अच्छा से निकलता है। और जो एक और विशेष सूचना तुम लोगों को बता दें हम, कि जो लोग इंटर वाले ये सोचते हैं कि हमारा नकल से हो जाएगा, या जहाँ पर उन लोगों का सेंटर गया है वहाँ से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मान लो किसी का कोई खास है, प्रिंसिपल या जी है वो है, तुम लोगों को बता दें भाई पुलिस का पेपर तो वैसे भी लीक हुआ है ना, और यूपी के सारे पेपर ही लीक हो ही रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम्हारी बोर्ड परीक्षा है, अगर इसमें भी अगर जाना हुआ ना तो सरकार की तो धज्जियाँ पूरी की पूरी उड़ जाएंगी, ठीक है। तो शक्ति वैसे भी, कल का अखबार हमने पढ़ा था, तुम्हें बता दें शक्ति बहुत ही ज़्यादा स्तर पर है, नकल पर भरोसा करके बिल्कुल ना जाएं, विशेष तौर पर, क्योंकि अगर देखो तुम्हें नकल भी मिलेगी ना, बाई चांस मान भी लिया एक मन भी की, ठीक है, 5 मिनट में वो भैया 5 नंबर का बताएंगे, 5 नंबर में तुम्हारे क्या दिमाग में घुसेगा, क्या तुम लिखोगे, सब गलत करके आओगे। कायदे से अपना दिमाग का सही उपयोग करेंगे, और अगर इस तरीके से जैसे अभी हमने बनाया यहाँ पर, अगर ऐसे भी बना कर दोगे ना, तो भी एक नकल वाले से 1000 गुना बेहतर तुम्हारा राइटिंग होगी वहाँ पर, और अच्छे नंबर तुमको मिल पाएंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आराम से कल 12 बजे तक डाल सकते हो, ताकि हम उसका सलूशन आपको शाम तक दे पाएँ, है ना, क्योंकि 22 तारीख को पेपर ही है आपका। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य डालिएगा। इसके बाद में आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी का पेपर बहुत बेहतर होगा और सभी लोग पढ़ करके ही जाएंगे, है ना। और जो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम है उसका जितनी कोशिश होगी हम लोग निदान करेंगे, कैसे हेडिंग डालनी है और क्या करना है, ठीक है, कौन कौन से पेन ले जाने, कैसे क्या तुम लोग राइटिंग ख़राब होने पर भी अच्छे नंबर कैसे लाओगे, इसके बारे में भी खूब अच्छे से एक वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे, और अपना ख्याल रखें, रोड पर जाना ना जाएं, पेपर नज़दीक है भाई, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।